बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात पर भी एक नज़र। और इस वक्त चूँकि एक बहुत ही बड़ा इशू दुनिया भर में वो है ईरान और इसराइल की जंग और उसमें अमेरिका की शमूलियत। और अगर अमेरिका की शमूलियत होती है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह होता है जी कि अमेरिका अपने मफादात के लिए इसराइल के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और ये ईरान इसराइल की जंग नहीं थी, बल्कि इसके साथ अमेरिका जो है वो बहुत इस तरीके से यकजान दो कालब जो कि तसव्वुर है वही था। अब खबरें पिछली व्लॉग ज़रा सुनते रहिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको अंदाज़ा हो सकेगा। एक तवातुर के साथ, एक तसलसल के साथ खबरें चल रही हैं। आज पिछले 8-10 घंटे जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू की। एक तो अमेरिकी हमले के फ़ौरन बाद उन्होंने इसराइल की ईंट से ईंट बजाई और अपने ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन मिज़ाइल जो हैं और हथियार वो लेकर आ रहे हैं और इसराइल पर हमलावर हैं। और अब से कुछ देर पहले तक भी 20वां हमला उन्होंने किया है। ईरान ने 20वां हमला किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुहलक, और उसमें खैबर शिकन मिज़ाइल जो हैं उन्होंने आज़माए हैं और 400 मिज़ाइल दागे गए हैं। और 400 मिज़ाइल दागे गए हैं और आपको मालूम है कि इसराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो अब मुअस्सर नहीं रहा। उस तरीके से अब 50% से भी कम रेशो रह गया है कि वो इंटरसेप्ट कर पाते हैं या रास्ते में ही हमला आने वाले जो हमलावर मिज़ाइल हैं या ड्रोन हैं उनको गिराते हैं। और मोस्टली जो हैं वो मिज़ाइल ईरान जो दाग रहा है वो इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो काफ़ी गंभीर गंभीर सूरत हाल है। ज़रा तरतीब से चलते हैं जी, आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी देते हैं, लेकिन पिछले 8-10 घंटों की जो कार्रवाई है उससे आगाह करता हूँ। एक तो ओआईसी का एलामिया आया है और जो इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की, और उसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को भी देखा गया और वो भी तुर्क सदर से कल मिले थे डार साहब के साथ। तो उस ओआईसी का जो एलामिया है वो तो यूँ समझें कि ना वो हियों में है ना शियों में है, और उसमें किसी किस्म का कोई अमली कदम उठाने की नहीं की गई। कोई फ़ौजी इत्तेहाद बनाने की बात की जाती है, कुछ ऐसा किया जाता है कि हम मिलकर कोई मुश्तरका करेंसी बनाएँ, मुश्तरका फ़ौज बनाएँ और इस तरीके से एक तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो मिलकर कोई एक्टिविटी करें और यूनिटी शो हो। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई, क्योंकि तमाम वहाँ पे देखा गया कि सब के सब शरीक थे, बहुत ज़्यादा तमाम वज़राए ख़ारजा, हर हर इम्पोर्टेंट मुल्क, जो हर बड़ा मुल्क और हर छोटा मुल्क, सब के सब मौजूद थे। लेकिन उसका एलामिया पढ़कर वो बहुत ही अफ़सोसनाक एलामिया था और बहुत लंबा-चौड़ा एलामिया है, तकरीबन कोई 50 पॉइंट्स हैं उसके। और उसमें सिर्फ़ यही था, अपीलें ही थीं और तो कुछ नहीं था कि हम अपील करते हैं, हम तशवीश का इज़हार करते हैं, अपील करते हैं, अफ़सोस का इज़हार करते हैं, अपील करते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और फिर अपीलों तक आ जाए, तो इसका मतलब है कि बस नशिस्तंद, गुफ्तंद एंड बर्खास्तंद, कि नशिस्त की और नशिस्तंद और उसके बाद गुफ्तगू की और उसके बाद घर अपने-अपने घरों को चले गए। तो ये है, खाया-पिया और मौजें की और चले गए। तो इसलिए उसने तो किया है जी मायूस, और उससे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही। अब अगर हम उनके इस एलानियों को देखें और फिर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से कल पूछा, ग़ालिबन वो फॉक्स न्यूज़ पे थे, कल उनसे पूछा कि जनाब इस वक़्त जो अमेरिकी हमलों को पज़ीराई नहीं मिल रही और इसके बारे में तो तमाम जो ममालिक हैं वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं और वो ईरान के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि नहीं, उनमें से जितने भी ये लोग मज़म्मत कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ हैं दरपर्दा, और वो भी चाहते थे कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो। अब इसमें मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो आएँ ज़रा आके इसकी वज़ाहत करें, और मेरे सामने ये लिस्ट पड़ी है सबकी।
जिन्होंने मज़म्मत की या जिन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। उसमें तुर्की है, बरतानिया, जर्मन, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूरोपीय यूनियन, रूस, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कुवैत, इराक, ओमान, चिली, क्यूबा, वेनेज़ुएला, कोलंबिया और बोलिविया। ये तो हैं इंडिपेंडेंट ओपिनियन आई है। फिर ओआईसी की फोरम से सारे के सारे मुस्लिम ममालिक की आ गई। तो एक तो ये थी जी। दूसरा अब सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, वो है आपने हर्म्स को जो बंद करने का कल क्लेम किया है कि मंजूरी दे दी है पार्लियामेंट ने, ईरान की पार्लियामेंट ने, और अब सुप्रीम जो उनकी बॉडी है, सुप्रीम काउंसिल, वहां से अप्रूवल लेना है और उसके बाद ये आबना हर्म्स जो है वो बंद कर देनी है। ये तिजारती गुजरगाह है, बहरी रास्ता है, और ये बंद होता है तो फिर इसके सारी तफसील आ चुकी है, लेकिन ये बंद होता है तो सबसे पहले तो कि 20% जो हो रही है जी, आपका फ्यूल जाता है, पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल और गैस, वो इस रास्ते से जाता है, आबना हर्म्स से गुजरता है। ये तिजारती रूट है, बहरी तिजारती गुजरगाह है जी। और दूसरा 20% तो ये फ्यूल है, और दूसरा 30% जो है अदरवाइज जो तिजारत है, वो भी इसी रूट से होती है। तो अगर ये बंद होता है, डिस्टर्ब होता है, जहाज़ों को नहीं जाने दिया जाता, ईरान 24 घंटे 48 घंटे के लिए रोक लेता है या वक्फे से वहाँ पे रोकना शुरू कर देता है, तो ये फिर इसी तरह ही है जैसे कंटेनर जा रहे हों, माल बरदार और गुड्स ट्रांसपोर्ट के, फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, ऑयल है, तेल है, अगर उनको रोक लिया जाए तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अगर सप्लाई रुक जाए ऑयल टैंकर्स की, तो फिर उसके बाद फिर अगले 24-48 घंटे का फिर इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और लंबी कतारें नजर आती हैं। तो यही सूरत हाल ये है कि तकरीबन कहते हैं कि रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है। 2 करोड़ बैरल तेल रोजाना यौमिया इस रास्ते से गुजरता है, जो 20% बनता है। और इसमें कौन कौन मुतासर होगा, किस किस की इकोनॉमी मुतासर होगी? सऊदी अरब, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई बड़े तेल पैदावार पैदा करने वाले ममालिक जो हैं, उनकी बरामदात मुतासर होंगी, क्योंकि जाहिर है उनकी मसनूआत अगर नहीं पहुंचेंगी लास्ट एंड पे, खरीदार तक नहीं पहुंचेंगी, तो पेमेंट्स नहीं आएंगी, और पेमेंट्स नहीं आएंगी तो फिर ये सारे का सारा पूरे का पूरा डिस्टर्ब होगा। इसलिए अब सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि चाइना को इसके लिए राज़ी किया जाए, और चाइना को कहा जाए कि जनाब ईरान को आप कहें कि ये तिजारती हमले ना करें, और देखते हैं कि उस पे क्या होता है। एक तो ये था। दूसरा, ईरान ने जो उनका जी, ईरान के सदर की तरफ से भी और ईरान के सुप्रीम कमांडर और सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से भी, और ईरान की फौजी क़यादत की तरफ से भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई जा चुकी है कि अब ईरान जो है वो हमलों का जवाब देगा, और जहाँ-जहाँ भी अमरीकी मफ़ादात हैं, उनको नुकसान पहुँचाएगा। जब अमेरिका ये कहता है, ईरान ये कहता है कि हम अमरीकी मफ़ादात को नुकसान पहुँचाएँगे, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह होता है कि उसमें तमाम के तमाम इंस्टॉलेशंस आ जाती हैं। वो ख़ास समंदरों में हैं, ख़्वाह वो इराक में हैं, लीबिया में हैं, कुवैत में हैं, कतर में हैं, जहाँ-जहाँ भी हैं, फ़ौजी अड्डे हैं, तो उनको उसका मतलब ये होता है कि हम उनको निशाना बनाएँगे। तो ईरान जो है वो इस बारे में काफ़ी ब्लंट है, और वो कहता है कि अब ज़रा थोड़ा-सा इंतज़ार करें, वक़्त का तयन हम करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि हम इसको डिसाइड करेंगे कब हमने करना है, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते थे। तो ईरान कह रहा है कि अब हमने डिसाइड करना है, इसलिए हमें पता है कि हमने कैसे, कहाँ जवाब देना है। जिसका नतीजा ये निकला है कि अमेरिका ने तकरीबन तकरीबन दुनिया भर में जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं, वहाँ के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, और ट्रैवल एडवाइज़री जारी कर दी अपने शहरियों के लिए भी, और अपने सिफारतकारों को बुलाना शुरू कर दिया है। इराक से बुला लिया है, लीबिया, इराक, और आपके लबनान से इंडिया में ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है, और बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट ममालिक हैं, और कतर ख़ास तौर पे जहाँ-जहाँ फ़ौजी अड्डे हैं वो, और जो विज़िबल फ़ौजी अड्डे थे, नोन थे, वहाँ से उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स थे वो वहाँ से हटा लिए हैं। जंगी जहाज़ हटा लिए हैं, अदरवाइज़ तो वहाँ से चीज़ें हटा ली गई हैं, और पूरी की पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ उनके मफादात हैं, उनको अलर्ट कर दिया, हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
اور اپنے شہریوں کو کہا ہے، خاص طور پہ متعلقہ ممالک کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنی نقل و حرکت محفوظ رکھیں اور ان ممالک کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ تو اس لیے معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے، اور ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشنز ہوتی ہیں اور انفارمیشنز کی بنیاد پہ ہی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ امریکہ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں امریکہ سے منسلک بحری جہازوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے، یورپ بھی، مغربی ممالک بھی، سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم سمندروں میں بھی ہم محفوظ نہیں ہیں، اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ سمندروں میں بھی ہماری انسٹالیشنز پہ ہمارے تجارتی جو ہماری گزرگاہیں ان کو ڈسٹرب کیا جائے گا، اور ہمارے تجارتی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن نے اس پہ الرٹ جاری کیا کہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں امریکہ سے منسلک بحری جہازوں کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور ایرانی ہیکرز نے جی اسرائیلی محکمہ آثار قدیمہ کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا، اور وہاں پہ لکھا کہ جلد تمام اسرائیلی کمانڈر اپنے جنگی جرائم کی سزا بھگتیں گے۔ تو ہر طرح کی لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کے بعد جو لیٹسٹ تصویر جاری کی گئی ہے اس میں ایک تصویر جاری کی گئی ہے ایران کی طرف سے، جس میں آسمان پہ ایک بڑے بڑے میزائل جاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، اور یہ تصوراتی تصویر ہے، اور فتح میزائل جو ہیں وہ شو کیے گئے ہیں کہ اب ہم ان کو آزمائیں گے۔ خیبر شکن میزائل کی ایک پوری کی پوری اسپیل پھینکا جی 400 میزائلز کا، اور وہ اسرائیل کو جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج رات ہی انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور ایک کھنڈرات اور ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، اور اس کی حالات بہت زیادہ سنگین ہیں۔ حوثی عسکری ترجمان نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ یمن باضابطہ طور پر اس جنگ میں داخل ہو رہا ہے، اور اپنے بحری جہاز ہماری سمندری حدود سے دور رہیں، اور ورنہ ہم بھی نشانہ بنائیں گے، اور اس لڑائی میں ہم شریک ہیں۔ تو اب ایک اور بات کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اب واپس آئے کہ نہیں ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اب رجیم چینج سے واپس آ گئے جوہری ہتھیاروں کی طرف۔ لیکن جو جوہری ہتھیاروں کا معاملہ ہے اس میں اب جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں پر منحصر ہے کہ وہ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، تو اور اب اپنے آپ کو وہ الگ کر رہے ہیں کہ ہم رجیم چینج آپریشن سے ہمارا کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ اب اسرائیلیوں کو معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو انہیں ان سے یہ سوال پوچھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو امریکی وزیر خارجہ نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس جو اسپیس پروگرام ہے وہ کیوں ہے، یہ کیونکہ انہوں نے کہا جی کیا وہ چاند پر جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بین البر اعظمی میزائل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس پر وار ہیڈ لگا سکیں۔ CBM کا نام دیا ہے، یعنی کہ ایران ایسے خطرناک ترین میزائل تیار کر رہا ہے جو کہ بین البر اعظمی، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جا سکے، یعنی کہ طویل ترین جو ہے وہ رینج ہو اس کی، اور ہزاروں کلومیٹر کی رینج ہو، ہزاروں میل تک وہ جا سکے اور اپنے دشمن کو نشانہ بنا سکے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جناب کہ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی اسپیس پروگرام تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے، بلکہ حقیقت میں وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ خطرناک میزائل تیار کر رہا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ فوجی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ اور جوہری پروگرام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ پرامن سول پروگرام نہیں ہے، سول ٹیکنالوجی کا نہیں ہے پروگرام، بلکہ یہ فوجی ایٹمی توانائی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آبنائے ہرمز کیا ہے۔ یہ ایک جو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے جی، یہ ایک گزرگاہ ہے، جس جہاز نے بھی جانا ہے وہ اس راستے سے آ کے، یہ مین بڑے سمندر ہیں، مین سی نظر آ رہا ہے، یہاں یہ ہے ایران کے دسترس میں
جو آپ کو नज़र आ रहा है जी, ये वाला, ये है आबनाए हॉर्मुज़। ये एक छोटा-सा 40 मील या इस तरह का फ़ासला है और वहाँ पे जी ये सारा है और ये दुनिया के सबसे अहम रास्ता ये तस्वुर किया जाता है और इसे आबनाए हर्म्स कहते हैं, स्टेट ऑफ हर्म्स भी कहते हैं और ये यहाँ पे ईरान ईरान जो है वो अपना कंट्रोल अगर कर लेता है और इन चीज़ों को रोकता है, तो इसका मतलब है कि उसने अपना तिजारती नुकसान पहुँचाने की कोशिश, ज़ाहिर है तिजारत जो है वो शाहरग है जी, मईशत किसी भी मुल्क की शाहरग होती है और अगर आप ये सब कुछ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अहदाफ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है।